बच्चों हम एनसीईआरटी कक्षा 9th के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 6 उत्तक का अध्ययन कर रहे हैं और जिनके पिछले वीडियो में बच्चों हमने जंतु उत्तक के ही प्रकार एपिथेलियम उत्तक और संयोजी उत्तक का अध्ययन करा। फिर बच्चों हमने संयोजी उत्तक के अंदर देखा था कि जैसे ये कार्य और संरचना के आधार पर जैसे तरल संयोजी उत्तक जिसके दो प्रकार हो गए रक्त और लसिका, उसी तरीके से कंकाली संयोजी उत्तक जिसके दो प्रकार हो गए अस्थि और उपास्थियां। उसके बाद में बच्चों हमने वशाम्य उत्तक और एरियोलर संयोजी उत्तक। एरियोलर संयोजी उत्तक को हमने देखा कि ये मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर ढीले एरियोलर संयोजी उत्तक और घने एरियोलर संयोजी उत्तक के अंदर डिवाइड हो गया। उसके बाद में बच्चों हमने देखा कि घने एरियोलर संयोजी उत्तक है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है यानी कंडरा और स्नायु के अंदर। यानी हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं और क्या इनके कार्य होते हैं। उसके बाद में बच्चों आज हम इस चैप्टर का पार्ट 6 के अंदर जंतु उत्तक के ही प्रकार यानी पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 6। यानी बच्चों पहला टॉपिक है हमारा पेशीय उत्तक। यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है ये किन से मिलकर बना होगा, पेशीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इस पेशीय उत्तक को बच्चों इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है, मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू कहा जाता है। अब ये कोशिकाएं यानी हमने कहा कि उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। तो पेशीय उत्तक कौन सी कोशिकाओं का समूह होता है, पेशी कोशिकाओं का समूह होता है। अब बच्चों ये पेशी कोशिकाएं जो होती हैं वो इलोंगेटेड होती हैं, लार्ज होती हैं, जिसके कारण ये फाइबर की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगी। और फाइबर की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देने के कारण बच्चों इनको क्या कहा जाता है, मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। और इन मसल्स फाइबर के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इन मसल्स फाइबर्स के अंदर ही क्या पाई जाती है, संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी को मूवमेंट प्राप्त होती है। कैसे? यानी ये क्या होगी, ये जो संकुचनशील प्रोटीन होती है इसमें संकुचन और प्रसारण की गतिविधियां होती हैं और जिसके कारण बॉडी मूवमेंट करती है। इसी के साथ बच्चों हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा स्केलेटन है यानी जिसके कारण हमारा जो फ्रेमवर्क जो बोन से मिलकर बना होता है उसको भी ये हेल्प करती हैं। यानी ताकि क्या हो, हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर फ्रेम यानी पर्टिकुलर शेप प्राप्त हो सके, उसमें ये अस्थियों की मदद करता है। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि ये कार्य के आधार और संरचना के आधार पर वापस से डिवाइड हो जाता है। जैसे ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां होती हैं उनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बच्चों हम ये भी देखते हैं कि जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, जैसे चिकनी पेशियां हैं और हृदय पेशियां हैं। अब ये कहाँ कहाँ उपस्थित होती हैं, क्या इनका कार्य होता है, इन सब का हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे लैंग्वेज के रूप में क्या लिखेंगे ये देखते हैं। पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। यानी ये जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं और लार्ज होती हैं। और जिसे पेशीय रेशा, क्योंकि एक फाइबर की तरह दिखाई देती हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पेशीय रेशा भी कहा जाता है। जो हमारे शरीर में गति करते हैं यानी इन्हें पेशीय उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, पेशीय उत्तक के कार्य। यानी एक तो हमें याद ही हो गया, यानी ये हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है। और दूसरा इसके साथ में हमने क्या कहा, अभी कहा कि ये बोन्स को स्केलेटन बनाने में हेल्प करता है, यानी ये अस्थियों को बांधे रखने में मदद करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कार्य के अंदर, ये हमारे शरीर में गति कराते हैं। दूसरा है यह अस्थियों को बांध कर रखते हैं ताकि हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्राप्त हो सके। उसके बाद में बच्चों आता है कि पेशियों में संकुचन एवं प्रसार का कारण है कौन, ये पेशीय उत्तक। यानी ये जो पेशीय उत्तक होता है उनके अंदर क्या पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स यानी संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। और इस प्रोटीन के संकुचन और प्रसार के कारण ही क्या होती है, बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। तो हम लिखेंगे पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। अब बच्चों हमें यह ध्यान रखना है कि हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती हैं यानी जो पेशीय उत्तक होता है वो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल क्यों होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेशीय उत्तक की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, सिकुड़ने वाली प्रोटीन पाई जाती है, जिसके अंदर संकुचन और प्रसार करने की अपार क्षमता होती है। और इसी प्रोटीन की उपस्थिति के कारण पेशीय उत्तक होते हैं वो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पेशीय उत्तक होता है वो संरचना और कार्य के आधार पर डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ऐच्छिक पेशी, यानी नाम से ही हमें पता चल गया जिन पे क्या हो, हमारा कंट्रोल होता है, यानी
इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं और इन्हें इंग्लिश के अंदर बच्चों कहा जाता है वॉलेंट्री मसल्स। अब उसके बाद में दूसरे आती हैं बच्चों अनैच्छिक पेशियां, यानी नाम से हमें पता चल गया कि इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अब बच्चों अनैच्छिक पेशियां होती हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, जैसे चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां। अब अनैच्छिक पेशियों को इंग्लिश के अंदर हम ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, और चिकनी पेशी यानी स्मूथ मसल्स, और हृदय यानी कार्डिक मसल्स होती हैं। अब बच्चों ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी ये हम देखेंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ नाम से इतना आइडिया लगा सकते हैं कि जो हृदय पेशी है वो किसमें पाई जाएगी, केवल और केवल हार्ट के अंदर उपस्थित होती हैं। और जो चिकनी पेशियां हैं यानी हमें इन पे क्या है, कंट्रोल हमारा है नहीं, क्योंकि ये अनैच्छिक पेशियों का ही प्रकार है। तो एक तरीके से अगर हम देखें, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है यानी आहार नाल है, उसके जैसे डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे बकल केविटी हो गई, स्टोमक हो गया, इसोफेगस है, इंटेस्टाइन यानी छोटी और बड़ी आंत हो गई, तो इन सब पे क्या हमारा कंट्रोल होता है, नहीं होता। यानी हम इनको ये कह दें कि नहीं अब आपको पाचन नहीं करना, तो क्या रुक जाएंगी, नहीं रुकेंगे, क्योंकि इन पे हमारा कंट्रोल ही नहीं होता है, हमारी व्हील पावर इन पे काम नहीं करती है। और इसी तरीके से बच्चों अगर हम देखें, जैसे हमारी आंखों की पलकों का झपकना है, तो क्या उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ही हमारी आंख की जो आइरिस होती है उसके अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाएं होती हैं उनके अंदर भी उपस्थित होती है। और कार्डिक मसल्स हमें नाम से पता चल गया है किसके अंदर उपस्थित होती है, हार्ट के अंदर उपस्थित होती है, जिसका हम आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऐच्छिक पेशियां, यानी ये जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं बच्चों, उनके अंदर हमारा कंट्रोल होता है, यानी इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं। अब बच्चों इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, यानी सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, लंबी होती हैं और नलिकाकार होती हैं। यानी एक तरीके से सिलेंड्रिकल का मतलब क्या है, यानी एक ट्यूब की तरह भी होती हैं। अब बच्चों इनके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होते हैं यानी जो केंद्रक होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, इसीलिए हम इन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं। और इसमें क्या होती हैं, ब्रांचेज नहीं पाई जाती, यानी ये शाखा रहित होती हैं, और इनमें नेचर में ये फास्ट होती हैं, यानी जल्दी जल्दी से कार्य करने वाली होती हैं। और जब ये जल्दी कार्य करेंगी इसके कारण ये जल्दी थक भी जाती हैं। अब इसी के साथ बच्चों इसके अंदर ये भी आता है कि ये जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं इनके अंदर क्या पाई जाती हैं, यानी अल्टरनेट क्रम के अंदर हल्के और गहरे रंग के बैंड पाए जाते हैं, यानी धारियां पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, रेखित मसल्स भी कहा जाता है। और इसी के साथ बच्चों हम ये भी देखते हैं कि इन्हें दूसरा नाम भी आ जाएगा, यानी हमने कहा कि ये किससे अटैच होती हैं, यानी जो हमारा स्केलेटन होता है यानी जो कंकाल होता है उससे अटैच रहती हैं और अस्थियों को बांधे रखने का काम करती हैं, इसी कारण इनको दूसरा नाम क्या आ जाएगा, कंकाली पेशियां भी कहा जाता है, यानी इनको स्केलेटन मसल्स भी कहा जाता है। एक हमने इसको कहा कि इनके अंदर रेखाएं उपस्थित होती हैं अल्टरनेट क्रम के अंदर गहरे और हल्के रंग की, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, रेखित पेशियां भी कहा जाता है। और एक हमने इन्हें कहा ऐच्छिक पेशियां। तो बच्चों इनका काम क्या होता है, यानी ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी में मूवमेंट में तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है यानी जो फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर ये मदद करती हैं। और ये हमारे हाथ और पैरों की जो पेशियां होती हैं वो इनका ही उदाहरण है। तो बच्चों हम ये देख सकते हैं नहीं, जो हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है तो उसके अंदर क्या है, ये ऐच्छिक पेशियां उपस्थित होती हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि ये पेशियां क्यों थक जाती हैं, यानी जैसे हम वर्कआउट करने के लिए जाते हैं तो एक दिन जैसे हम स्टार्ट करते हैं उस दिन हमें क्या होती है, थकावट महसूस होती है। वो थकावट कौन सी पेशियों के अंदर होती है, इन ऐच्छिक पेशियों के अंदर ही होती है। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। ऐसी पेशियां जिनमें इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। यानी जैसे हमने कहा कि मैं अपने हाथ को इस तरीके से मूवमेंट करा रही हूँ तो मैं इस हाथ को वहाँ रोक भी सकती हूँ। इसी तरीके से जैसे मैंने बैठ गई तो मैं बैठ भी सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, अपनी गति को कंट्रोल कर सकती हैं। उसके बाद में बच्चों इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी यानी वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, यही हमने अभी बताया है। अब बच्चों इस डायग्राम के अंदर देखें, यानी हमने कहा ये कैसी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, सिलेंड्रिकल या फिर ट्यूब लाइक होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं वो एक से अधिक होती हैं।
तो हम इनमें देखेंगे कि ये हमें कैसी दिखाई दे रही है, यानी अनब्रांच्ड है, शाखा रहित है, और इस तरीके से बेलन के आकार की होती हैं, यानी सिलेंड्रिकल शेप या फिर ट्यूब लाइक भी इसे बोल सकते हैं। अब बच्चों ये हमें जो धारियां दिखाई दे रही हैं वो क्या है, यानी अल्टरनेट क्रम के अंदर हल्के और गहरे रंग की धारियां दिखाई के कारण हम क्या कहते हैं, इनको रेखित पेशियां भी कहते हैं। और यही मैंने अभी आपको बताया था। और इनके अंदर ये धारियां हो गई और ये इनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये कौन सी है, रेखित पेशी, यानी ऐच्छिक पेशियों का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि हमने अभी बताया था कि ये क्या होती है, यानी स्केलेटन से अटैच्ड होने के कारण ही कंकाल पेशी कहलाती हैं, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। उसके बाद में बच्चों, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं, यानी ये हल्के और गहरे रंग की जो धारियां होती हैं वो अल्टरनेट क्रम के अंदर होती हैं, इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिकीय होती हैं, यानी हमें ध्यान रखना है ये अनब्रांच्ड होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी बहुनाभीय होती है। इस डायग्राम के अंदर भी हमने यही शो कर रखा है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अनैच्छिक पेशियां, यानी नाम से हमें समझ में आ गया है, यानी ये क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इन पेशियों की गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, यानी क्या हम अपने स्टोमक को ये आदेश दे सकते हैं कि अब आप पाचन करो और अब आप नहीं करो, नहीं दे सकते ना, और इसी कारण ये क्या है, अनैच्छिक पेशियां, अर्थात हम इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते, इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अनैच्छिक पेशियों को हमने फर्दर डिवाइड करा था, स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशियां और कार्डिक मसल्स यानी हृदय पेशी। तो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं चिकनी पेशियां। ये जो चिकनी पेशियां होती हैं बच्चों, ये किसका प्रकार है, अनैच्छिक यानी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, उनका ही प्रकार है। अब बच्चों इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, यानी स्पाइंडल शेप के अंदर होती हैं, यानी तर्करूपी होती हैं, और इनके जो सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं, यानी इनके जो एंड होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं या फिर इनके ऊपर टेपरिंग होती है। अब बच्चों इनके अंदर अगर हम देखें तो ये भी अनब्रांच्ड होते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस यानी एक ही केंद्रक होता है वो उपस्थित होता है। ये कैसी होती हैं, स्लो होती हैं, यानी इनका नेचर कैसा होता है, स्लो होता है। कैसे, अगर ये फास्ट होंगी बच्चों तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी भोजन हम लेते हैं वो भोजन पाचन के लिए क्या होगा, जल्दी जल्दी इसोफेगस से होते हुए स्टोमक के अंदर जाएगा, स्टोमक से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और इस तरीके से वो क्या होगा, रेक्टम और एनस से पास आउट हो जाता है। तो क्या उसमें जो न्यूट्रिएंट है उनको हम ऑब्जॉर्ब कर पाएंगे, यानी जिस स्पीड से ये होगा तो उस स्पीड से तो नहीं हो पाएगा न्यूट्रिशन। तो इसके कारण ही इनका जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, यानी सबसे पहले जैसे ही हम भोजन मुंह में लेते हैं उनको टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर जो वो सैलाइवरी ग्लैंड होती हैं उनसे लसा हो जाता है, और फिर इसोफेगस से होते हुए स्टोमक के अंदर पहुंचता है। स्टोमक के अंदर जूस सिक्रेट होते हैं, यानी जो क्या कर देते हैं, पाचन में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से इनका प्रोसेस स्लो होता है ताकि न्यूट्रिएंट है वो हमें मिल सके। इसी तरीके से बच्चों अगर हम देखें तो हमारी आंखों का झपकना, यानी हमारी आंख की जो संरचना हमने पहले अध्ययन करी थी, जैसे उसमें आइरिस होती है, तो उस आइरिस के अंदर भी क्या पाई जाती हैं, ये चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ बच्चों जैसे ब्लड वेसल्स हैं, यानी रक्त नलिकाएं होती हैं, उनकी लाइनिंग बनाने में भी कौन काम में ली जाती हैं, ये चिकनी पेशियां काम में ली जाती हैं। इसी कारण इनके अंदर क्या होता है, प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। और हमने ये भी बताया कि इनके अंदर धारियां अब्सेंट होती हैं, यानी जो अल्टरनेट क्रम के अंदर जो धारियां किसमें प्रेजेंट थी, ऐच्छिक पेशियों के अंदर प्रेजेंट थी, वो इसमें क्या होती हैं, अब्सेंट होती हैं। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। यह भी एक प्रकार की अनैच्छिक पेशियां हैं, क्योंकि इनकी गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, ये स्वतः गति करती हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह, यानी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें जो भोजन का प्रवाह होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार होता है, हमारे ये कहने से कम या ज़्यादा नहीं होता। हम ये कहते हैं कि नहीं आपको जल्दी जल्दी भोजन का पाचन करना है, तो वो जल्दी जल्दी नहीं करेगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार ही करता है, यानी हमारे कहने से वो उस चीज़ को कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे। या रक्त नलिका का प्रसार और संकुचन, यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो वॉल होती है उन पे भी ये जो चिकनी पेशियां उपस्थित होती हैं,
तो जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड पहुंच रहा है वो भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं पहुंचता, क्योंकि ये कैसी हैं, अनिच्छिक पेशियां हैं, ऐच्छिक नहीं है। चिकनी पेशियां अथवा अनिच्छिक पेशियां इसकी गति को नियंत्रित करती हैं, यानी ये जो अनिच्छिक पेशियां हैं जिसके कारण इनके अंदर अपनी इच्छा के अनुसार ही काम होता है, हमारे कहने से ये क्रियाएं नहीं होती हैं। अगर बच्चों हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो हमने कहा ये कैसी होती हैं, यानी तर्करूपी होती हैं, तो हमें तर्करूपी ही दिखाई दे रही हैं, यानी ये बीच में से तो फूली भी दिखाई दे रही हैं और किनारों से कैसी दिखाई दे रही हैं, नुकीली दिखाई दे रही हैं, यानी इनके सिरे होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, टैपरिंग होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, एक ही केंद्रक उपस्थित होता है, ये अनब्रांच्ड होती है। क्या हमें इनकी शाखाएं दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही, यानी ये क्या है, अशाखित है। इसी के साथ बच्चों क्या इनके अंदर हमें धारियां दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही, यानी ये क्या है, अरेखित पेशियां होती हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ इसका लैंग्वेज के रूप में अध्ययन करा। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं, ये आंख की पलक मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। कौन, चिकनी पेशियां। उसके बाद में बच्चों हम देखते हैं कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला यानी तर्करूपी, ये कैसे होती हैं, स्पाइंडल सेप्ड होती हैं। ये एक केंद्रकीय होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जो ऐच्छिक पेशियां पढ़ी थी वो कैसी थी, मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, यानी एक से अधिक उनके अंदर केंद्रक उपस्थित थे। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती, धारियां नहीं पाई जाती हैं, इसी कारण इनमें हमें क्या कहा, आरेखित पेशियां कहा। नेक्स्ट है बच्चों हृदय की पेशियां, यानी जो क्या है, अनिच्छिक पेशियों का ही प्रकार है। अब बच्चों हृदय, यानी हृदय जो होता है वो हमारी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अब इस हृदय का मेन फंक्शन क्या होता है, यानी ये पंपिंग का काम करता है, एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन होता है जो क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है, जिसके कारण ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। तो इनके अंदर जो पेशियां पाई जाती हैं वो भी क्या है, अनिच्छिक पेशियों का ही प्रकार है और जिनका नाम है हृदय की पेशियां। अब बच्चों ये जो पेशियां होती हैं इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, ट्यूब लाइक या फिर सिलेंड्रिकल होती हैं, लेकिन इनके अंदर केंद्रक एक ही पाया जाता है, इसके अंदर धारियां प्रेजेंट होती हैं और ये कैसी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, यानी जिस तरीके से एक पेड़ के अंदर शाखाएं निकली रहती हैं उसी तरीके से हृदय की जो पेशियां होती हैं उनके अंदर भी शाखाएं निकली रहती हैं। और इनका जो मेन फंक्शन हमने बता दिया, ये क्या काम कर देती हैं, यानी पंपिंग का काम करती हैं। तो इस तरीके से हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक यानी हृदय पेशी कहा जाता है। अब बच्चों अनैच्छिक पेशियों का ही ये प्रकार है। क्या अगर हम ये कह दें कि हृदय आप काम करना बंद कर दो तो क्या वो काम करना बंद कर देता है, नहीं। अगर हृदय काम करना बंद कर देगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सा इसका मतलब आ जाएगा कि मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्या है, अनैच्छिक पेशियों का ही प्रकार है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती हैं। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि हृदय की जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वो एक केंद्र की होती हैं या बहु केंद्र की, तो आपको ध्यान रखना है ये शाखाओं वाली होती हैं यानी ब्रांच्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड यानी एक केंद्र के होती हैं। अगर बच्चों हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी इस तरीके से ये जो कोशिकाएं हैं हृदय पेशी की उनके अंदर क्या है, यानी ये सिलेंड्रिकल शेप में है, लंबी है, बेलनाकार है और इनमें ये शाखाएं हमें दिखाई दे रही हैं और ये न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है, यानी केंद्रक हमें दिखाई दे रहा है और साथ में बच्चों हमें क्या दिखाई दे रही हैं, धारियां दिखाई दे रही हैं। तो उसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये क्या काम करती है, मैंने अभी बताया, यानी जो हृदय है वो पंपिंग का काम करता है ताकि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई हो सके। नेक्स्ट है बच्चों ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी के अंदर अंतर। तो हम ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों के अंदर अंतर पढ़ने से पहले एक बार जो हमने पेश उत्तक पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले पेश उत्तक के अंदर हमने क्या अध्ययन करा कि यानी ये पेशी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये जो पेशी कोशिकाएं होती हैं बच्चों इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, लार्ज होती है, यानी एक फाइबर की तरह होती है, इसीलिए इनको मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। और इन मसल्स फाइबर के अंदर ही बच्चों क्या पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती है जिसके संकुचन और प्रसार के कारण ही बॉडी की मूवमेंट होती है। फिर बच्चों संरचना और कार्य के आधार पर हमने देखा ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ऐच्छिक पेशियां होती हैं उन्हें दूसरे नाम जैसे कंकाली पेशियां, क्योंकि ये क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है उससे
अटैच रहती हैं, यानी अस्थियों को बांधे रखने का काम करती हैं। और ऐच्छिक पेशियां हमने देखा ये हमारे हाथ और पैर की जो मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। साथ में बच्चों हमने ये भी देखा कि इन्हें रेखित पेशियां भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होती हैं, अल्टरनेट क्रम के अंदर हल्के और गहरे रंग की धारियां उपस्थित होती हैं। और उसके बाद में बच्चों दूसरा है हमने अनैच्छिक पेशियां, जिसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं चिकनी पेशियां और किसके अंदर, कार्डिक मसल्स के अंदर। जो चिकनी पेशियां होती हैं बच्चों वो हमारे विसरल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। विसरल ऑर्गन का मतलब क्या है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन है, जैसे स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, और हमारी आंख होती है, उनकी जो आइरिस होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसीलिए बच्चों इनको हम विसरल मसल्स भी कह सकते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स तो ये है ही, साथ में ही इसके अंदर क्या आ जाता है कि ये स्मूथ है, इसलिए इसको हम चिकनी पेशियां कहते हैं। उसके बाद में बच्चों हमने कार्डिक मसल्स, जो कार्डियक मसल्स होती है उसके अंदर हमने देखा कि केवल और केवल हृदय के अंदर उपस्थित होती है। और हृदय का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये पंपिंग का काम करता है और ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। और ये भी अनैच्छिक पेशियां हैं, क्योंकि हृदय हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, यानी इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। और इस तरीके से हमने पेशी ऊतक का अध्ययन करा कि कहाँ ये उपस्थित होते हैं और किस तरीके से हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब बच्चों हम ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियों के अंदर अंतर देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनकी आकार हमने देखा था कि इन पेशी कोशिकाओं का जो आकार होता है वो कैसे होते हैं, यानी ये जो होती हैं वो तंतु के आकार की, लंबे और बेलनाकार होते हैं। जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं बच्चों उनके अंदर ये तंतु के छोटे, लंबे और तर्कु के आकार यानी स्पाइंडल शेप में होते हैं। अब ऐच्छिक पेशियां होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं उनके अंदर एक ही केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अलावा बच्चों ऐच्छिक पेशियों पे हमारा कंट्रोल होता है, जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनको कंकाली पेशियां और रेखित पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती हैं, अल्टरनेट क्रम के अंदर हल्के और गहरे रंग की धारियां उपस्थित होती हैं। और जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं उनके अंदर धारियां अनुपस्थित होती हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, अरेखित पेशियां भी कहते हैं। और बच्चों हमने कहा कि ऐच्छिक पेशियां होती हैं वो हमारे हाथ और पैरों के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं जैसे चिकनी जो पेशियां हैं वो किसके अंदर उपस्थित होती हैं, विसरल ऑर्गन जैसे आहार नाल है उनके अंदर उपस्थित जो ऑर्गन है, जैसे स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, उनके अंदर आंख की जो पलक है उनके अंदर यानी आइरिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो हमारे हृदय के अंदर उपस्थित होती हैं। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। और बच्चों ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियों के अंदर अंतर लिखिए। तो सबसे पहले आता है ऐच्छिक पेशियों के तंतु लंबे व बेलनाकार होते हैं। अनैच्छिक पेशियों के तंतु छोटे, लंबे व तर्कु के आकार के होते हैं, यानी स्पाइंडल शेप के होते हैं। उसके बाद में आता है बच्चों इनके तंतु के कोशिका द्रव्य में अनेक केंद्रक होते हैं, यानी ये कैसी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इन पेशियों के प्रत्येक तंतु के कोशिका द्रव्य में केवल एक ही केंद्रक होता है। नेक्स्ट है बच्चों इनमें अनुप्रस्थ पट्टियां होती हैं, यानी अल्टरनेट क्रम के अंदर जो धारियां पाई जाती हैं ये एकांतर क्रम में हल्के या गहरे रंग की होती हैं। इनमें अनुप्रस्थ पट्टियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों ऐच्छिक पेशियां रेखित कहलाती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जा रही हैं, धारियां उपस्थित होती हैं अल्टरनेट क्रम के अंदर। अनैच्छिक पेशियां होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, उनके अंदर धारियां अब्सेंट होती हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अरेखित पेशियां। ऐच्छिक पेशियों द्वारा एक सीमा से अधिक कार्य कर लेने पर यह अनिवार्य रूप से थकावट आ जाती है, यानी ये पेशियां होती हैं वो थक जाती हैं। लेकिन जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं वो जीवन पर्यंत काम करती रहती हैं, उनके अंदर थकावट नहीं आती है। अनैच्छिक पेशियां जीवन पर्यंत निरंतर कार्य करती रहती हैं तथा थकावट महसूस नहीं करती हैं। यदि ऐच्छिक पेशियां थक जाएं तो विश्राम की आवश्यकता होती है तथा विश्राम से थकावट दूर हो जाती है। अनैच्छिक पेशियां विश्राम या कार्य करना बंद नहीं करती, क्योंकि इनके द्वारा कार्य स्थगन का अर्थ है मृत्यु। यानी इस चीज़ को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा पाचन तंत्र काम नहीं करेगा तो क्या हम जीवित रह सकते हैं बिना खाने के पचे हुए, या इसी से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा हृदय है, अगर हमारा हृदय धड़कना बंद कर दे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते। यानी अनैच्छिक पेशियां होती हैं उनके अंदर विश्राम नहीं पाया जाता है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट जो जंतु ऊतक का प्रकार है वो है तंत्रिका
उत्तक। अब बच्चों जिस तरीके से हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यानी हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन देखना होता है, तो हम जनरली हमारी जो लाइफ है उसके अंदर अगर देखें तो कंप्यूटर पे हम हमारा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी का जो कंप्यूटर होता है वो कौन होता है? तंत्रिका उत्तक होता है, क्योंकि इनसे भी क्या होती हैं, यानी डिसीजन लेने की क्रिया है, या कौन सा काम हमें करना चाहिए, कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से इन कार्यों को रेगुलेट किया जा सकता है, वो सब होता है तंत्रिका उत्तक के द्वारा। ये जो तंत्रिका उत्तक होता है बच्चों, वो मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमने किसी गर्म बर्तन को टच करा, तो गर्म बर्तन को टच करते ही हम अपने हाथ को तुरंत वहां से हटा लेते हैं। तो बच्चों ये मैसेज हमें कौन देता है? यानी जैसे ही उस गर्म बर्तन से हम हाथ से टच करेंगे तो हमारे हाथ के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि ब्रेन ये निर्देश देता है कि नहीं, उसको टच नहीं करना और वहां से हाथ हटा लो। अब वो रेगुलेट करने का काम कौन करता है कि आपको वहां हाथ लगाना या नहीं लगाना, वो करती है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु से बाद में जो कोशिकाएं निकलती हैं, यानी एक फाइबर्स की तरह जो निकलती हैं नर्व्स, उन्हें कहते हैं तंत्रिका कोशिकाएं, जो कैसे होती हैं? एक यूनिट की तरह होती हैं। और ये तंत्रिका कोशिकाएं इंफॉर्मेशन लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचा देती हैं, जिसकी वजह से हम अपने हाथ को तुरंत वहां से हटा लेते हैं। यानी इस तरीके से ये हमारी बॉडी का क्या होता है? एज ए कंप्यूटर होता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु, यानी मस्तिष्क हमें पता है क्या कहते हैं? ब्रेन, और मेरुरज्जु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, तथा तंत्रिकाएं यानी नर्व एक विशेष प्रकार के उत्तकों से बने होते हैं, जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। तो तंत्रिका उत्तक के अंदर 3 प्रकार कौन से आ गए? मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया और तंत्रिकाएं होंगी। अब बच्चों इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें उत्तेजित होकर अनुकूलित होने की अनुक्रिया करते हैं, यानी सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुसार अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यानी जैसे ही हम किसी गर्म बर्तन से हाथ टच करते हैं तो वो उत्तेजना तुरंत हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और हम अपना हाथ हटा लेते हैं। इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं कि तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है बच्चों तंत्रिका कोशिका, या जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। यानी हमने कहा कि जो मस्तिष्क है वो हमें निर्देश देता है और उस निर्देश को यानी रेगुलेट करने का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड यानी जैसे एक फाइबर्स की तरह जो संरचना निकलती है और उसको अनेक यूनिट होती हैं छोटी छोटी, उनसे वो मिलकर बनी होती है और वो यूनिट ही क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका, या जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। अब बच्चों ये न्यूरॉन होती है, ये क्या करती है? यानी इन्फॉर्मेशन लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। और न्यूरॉन जो होती है बच्चों उसके अंदर होते हैं प्रवर्ध यानी डेंड्राइट्स यानी छोटी छोटी जो शाखाएं होती हैं वो, और कोशिकाएं और एक्सोन होता है। अब इन्हें आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से कार्य करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, यानी तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? आपको ध्यान रखना है, तंत्रिका कोशिका या फिर इसे हम कहते हैं न्यूरॉन। और न्यूरॉन के नाम से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछते हैं। यानी ये क्या है? न्यूरॉन का डायग्राम है। अब इस न्यूरॉन के डायग्राम को आप देखते ही हमें पता चल जाएगा किस तरीके से दिखाई दे रहा है। यानी एक छोटे पेड़ की तरह ये दिखाई देता है, यानी पौधे की तरह दिखाई देती है इसकी संरचना अगर हम देखें तो। अब इसके अंदर क्या होता है? ये होता है कोशिकाकाय, और इस कोशिकाकाय के अंदर उपस्थित होता है केंद्रक। कोशिकाकाय यानी सेल बॉडी, या जिसे हम साइटोन भी कहते हैं। अब बच्चों इस साइटोन से क्या होता है? एक लंबा प्रवर्ध जो निकलता है उसे तो हम कहते हैं एक्सोन, और ये जो छोटी छोटी शाखाओं के अंदर जो विभाजित हो जाता है उसे हम कहते हैं डेंड्राइट। और एक और देखते हैं हम कि जैसे ये जो एक्सोन है यानी जो तंत्रिकाक्ष है वो क्या है? आगे जाके छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होकर उसका एंड हो जाता है और वो कहलाते हैं बच्चों टर्मिनल एक्सोन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनके अंदर केंद्रक भी होता है और क्या होता है? कोशिका द्रव्य यानी जिसके अंदर निश्चित पार्टिकल्स होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं। तो हम इसे लिखेंगे न्यूरॉन में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता है। नेक्स्ट है बच्चों, इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है और एक लंबा प्रवर्ध होता है उसको कहा जाता है
एक्सोन तथा बहुत सारे छोटी शाखाएं वाले प्रवर्ध डेंड्राइट होते हैं। और इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो ये जो लंबा प्रवर्ध है वो तो क्या होता है, एक्सोन यानी तंत्रिकाक्ष होता है, और ये छोटी छोटी जो शाखाएं निकल रही हैं वो होती हैं डेंड्राइट। उसके बाद में बच्चों हम देखते हैं एक तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर लंबी होती है। अब बच्चों ये इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी तक पहुंचती कैसे है ये देखते हैं। यानी जैसे हमने कहा कि तंत्रिका कोशिका होती है, यानी जो न्यूरॉन होता है उसकी संरचना के अंदर हमें तंत्रिकाक्ष, और ये तंत्रिकाक्ष यानी जो एक्सोन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, यानी आगे जाकर वो छोटी छोटी शाखाओं के अंदर विभाजित होकर और टर्मिनल एक्सोन कहलाते हैं। और ये जो टर्मिनल एक्सोन होते हैं वो दूसरी जो न्यूरॉन होती है, यानी जो दूसरी तंत्रिका कोशिका होती है उसके डेंड्राइट्स के साथ सिनेप्सिस की क्रिया करती है, और इस सिनेप्सिस की क्रिया के द्वारा ही जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे ट्रांसफर होती है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, और बहुत सारे तंत्रिका रेशे यानी क्या होंगे कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो संयोजी ऊतक द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदनाओं को, यानी ये जो संवेदनाएं गुजर रही हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, उसे कहते हैं तंत्रिका स्पंदन। अब बच्चों इसके हम कार्य देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तंत्रिका ऊतक के कार्य के अंदर तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। जैसे हम ये चीज़ आसानी से समझ सकते हैं, यानी हम अपने कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, और हमारी बॉडी में जैसे हाथ पैरों को हिलाकर मूवमेंट करते हैं, तो इन सब में हेल्प कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। यानी हमारे जो कान हैं जब सुन रहे हैं तो उन कानों के साथ साथ हमारा मस्तिष्क भी काम करता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क हमें निर्देश देता है कि वहाँ कोई चीज़ बोली जा रही है। और इसी तरीके से अगर हमें किसी चीज़ को देखना होता है तो उसका निर्देश भी हमें कौन देता है, ब्रेन देता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, हमारी पेशियों को गति में सहायता प्रदान करता है। शरीर में उत्पन्न विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यानी जैसे हमने गर्म बर्तन को टच करने वाला एग्जाम्पल से बताया कि ये क्या करता है, जो विद्युत संकेत है वो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक, और ये इंफॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। उसके बाद में बच्चों हम देखते हैं कि तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। यानी पेशियों का और तंत्रिकाओं का जो संयोजन है वो सभी जितने भी जीव हैं उनके अंदर मौलिक होता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। यानी बच्चों एक चीज़ तो जैसे हमने पेशी ऊतक पहले पढ़ा था, उसके अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपसे प्रश्न के अंदर पूछ सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो चिकनी पेशी होती है वो कौन सी होती है, वो हमारी टंग के अंदर प्रेजेंट होती है। ये चीज़ आपसे प्रश्न में पूछ सकते हैं। एक बच्चों आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, वो होती है तंत्रिका कोशिका, यानी जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। और बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि तंत्रिका कोशिका जो होती है उनके अंदर कोई भी माइटोसिस यानी कोई भी उनके अंदर विभाजन नहीं पाए जाते। जैसी वो जन्म के समय होती है वैसे ही वो मृत्यु तक रहती है। तो अब हम जैसे हमने यहाँ जो तंत्रिका ऊतक पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। जैसे हमने कहा तंत्रिका ऊतक किनसे मिलकर बना होता है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करती हैं, और इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करके वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। यानी हम जैसे कानों के द्वारा सुनना, आंखों के द्वारा देखना, या बॉडी का जो मूवमेंट है वो सब हम किसके कारण कर रहे हैं, इस ब्रेन के निर्देश के कारण ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से तंत्रिका कोशिका है वो हमारी मूवमेंट में भी हेल्प करती है। तो इस तरीके से तंत्रिका कोशिका का हमारी पूरी बॉडी पर कंट्रोल होता है। यानी कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, यानी जो भी डिसीजन हम लेते हैं हमारे ब्रेन से लेते हैं, तो इस तरीके से ये हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला यानी रेगुलेट करने वाला एक ऊतक होता है। उसके बाद में बच्चों हम कुछ प्रश्न हैं उनको हल करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उस ऊतक का नाम बताओ जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि गति के लिए उत्तरदायी कौन सा ऊतक होता है, पेशी ऊतक होता है, जो किनसे मिलकर बना होता है, पेशी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पेशी कोशिकाएं लंबी नलिकाकार होती हैं और एक रेशे की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें मसल्स फाइबर भी कहते हैं। इनके अंदर क्या पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है, जिसके संकुचन और प्रसारण से हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। और बच्चों फिर हमने देखा था कि ये ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ऐच्छिक पेशियां यानी हमारे हाथ पैरों के अंदर उपस्थित होती हैं, और जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं जैसे हमारे स्टोमक के अंदर
आंखों की आइरिस के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं जिसके अंदर भी अनैच्छिक पेशियां उपस्थित होती हैं। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ताकि हमारी बॉडी को मूवमेंट किया जा सके। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? पेशी ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे, जिनके संकुचन एवं प्रसार के कारण शरीर में गति होती है और यह लंबी कोशिकाओं का बना होता है। अब बच्चों, जैसे हमने कहा हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं अनैच्छिक पेशियां हैं जिसका कार्डिक पेशी प्रकार हो गया। उसी तरीके से जैसे इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या पाई जाती हैं? स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। इसी तरीके से जैसे ये हमने कहा कि जो ये क्या जाएंगी? ऐच्छिक पेशियां होगी। और ये जो पेशियां हैं वो कैसी होती हैं? अनैच्छिक, जिसके अंदर कार्डिक मसल्स आ गई। और ये भी बच्चों अनैच्छिक पेशियां होती हैं, लेकिन कौन सा प्रकार है? चिकनी पेशियां होती हैं। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? तो न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? अगर हम इस डायग्राम को देखें तो जैसे एक छोटा पौधा होता है, उसके अंदर भी क्या होती हैं? जड़ें होती हैं, ट्रंक होता है, और आगे जैसे जो लीव्स हैं, ब्रांचेज होती हैं, जो पौधे के अंदर होती हैं वैसे ही इस तंत्रिका कोशिका के अंदर हमें दिखाई देती हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? न्यूरॉन देखने में छोटे पौधे जैसा दिखाई देता है, जिससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। यानी एक लंबा परिवर्ध होता है जिसे तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सॉन कहते हैं, और छोटी छोटी जो शाखाएं होती हैं जिनको डेंड्राइट कहा जाता है। और इनके अंदर कोशिकाएं उपस्थित होता है। जिनके अंदर क्या होता है? यानी कोशिकाएं मतलब है कोशिका द्रव्य जो होता है उसके अंदर निशी पार्टिकल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को ही न्यूरॉन कहते हैं। इसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा परिवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, तथा बहुत सारे छोटी शाखाओं वाले परिवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। तो यानी हमने हृदय पेशी जो क्या है? अनैच्छिक पेशियों का ही प्रकार है, यानी इसके ऊपर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है, ये अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। तो इसी कारण हम इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशियां कहने का कारण हमें समझ में आ गया। साथ में बच्चों हम इसकी स्ट्रक्चर से भी आसानी से समझ सकते हैं। यानी ये जो हृदय है इनके अंदर क्या होती हैं? यानी जो पेशियां होती हैं उन पेशी कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है? यानी इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होती है, ब्रांचेज होती हैं इनके अंदर, यानी ब्रांच्ड होती हैं, और इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, यानी ये क्या होती हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। अब इनके अंदर धारियां भी उपस्थित होती हैं, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं? यानी धारियां प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर। उसके बाद में बच्चों अगर हम देखें तो ये जो हृदय होता है वो हमारी बंद मुट्ठी की शेप का होता है, और पंपिंग ऑर्गन है, यानी ये ब्लड को पंप करने का काम करता है ताकि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर पहुंच सके। तो इस तरीके से हम इनके 3 लक्षण देखते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? हृदय पेशी के 3 लक्षण निम्न है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती हैं। नेक्स्ट बच्चों, यह अनैच्छिक पेशियां होती हैं क्योंकि इनकी गति को संचालित नहीं किया जा सकता। ये यानी अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करती है, हमारे कहने से इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है बच्चों, हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती रहती हैं, और इसी के कारण ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं? यानी एरियोलर ऊतक नाम लेते ही आपको याद आ गया होगा, ये किसका प्रकार है? संयोजी ऊतक का ही प्रकार है। अब एरियोलर ऊतक के अंदर बच्चों क्या होता है? यानी इसका जो मैट्रिक्स होता है उसके नेचर के अकॉर्डिंग ये हमने कहा कि लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, उसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक होता है, और उसके बीच में क्या होती हैं? सेल एम्बेडेड रहती हैं। और हमने देखा ये स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, इसीलिए स्किन और मसल्स को जोड़ने का काम करता है। और इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उनकी शेप के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी उनको भरने का काम करता है। और साथ में बच्चों जैसे हम कहें तो बोन मेरो है, उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊतक होता है वो त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। इसी के साथ बच्चों एरियोलर संयोजी ऊतक के अंदर फिर हमने देखा था कि जो डेंस एरियोलर संयोजी ऊतक होता है जिसके अंदर कंडरा और स्नायु होते हैं, तो कंडरा तो क्या काम करता है? यानी अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है, और जो स्नायु होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। तो इस तरीके से हम इसके जो कार्य हैं उनका अध्ययन करते हैं। आंसर आ जाएगा एरियोलर ऊतक के निम्न कार्य हैं। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, यानी एक प्रकार से फिलर टिश्यू होता है।
आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उनको रिपेयर करने का काम भी करता है। ऊतकों की मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। और इसी तरीके से हमने ये भी बताया कि ये स्किन और मसल्स को जोड़ने का काम भी करता है और मसल्स को बोन से जोड़ने का काम भी करता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इस पार्ट के अंदर जंतु ऊतक के प्रकार के अंदर पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक का विस्तृत रूप से अध्ययन करा और साथ में हमने कुछ प्रश्न हैं उनको हल करके देखा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा और इसके नोट्स अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिए होंगे। इसी तरीके से बच्चों इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे हम अभ्यास प्रश्न। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।